नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमारी चलती है उसमें हम आज बात करेंगे 11 जुलाई से 17 जुलाई तक। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इस करंट अफेयर्स की सीरीज से ना, क्योंकि ये देखिए मध्य प्रदेश विशेष ज़्यादा रहती है, हम क्योंकि एमपी के जो एग्जाम्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चों के लिए, इसलिए इसमें एमपी के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। प्लस इसमें आपके पूरे सब्जेक्ट के पैटर्न के क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या हैं, किस नेचर के क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ये सब चीज़ें भी तैयार हो जाती हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने वीडियो देखने के लिए नीचे जो अगर कहा जाए प्लेलिस्ट का उपयोग कीजिए। तो शुरू करते हैं बिना देर के। पहला क्वेश्चन है, आपने ऑलमोस्ट सबने अपने स्तर पे पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको नए नज़र से समझते हैं। जैसे लिखा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहला, 7 स्टार रेटिंग में मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर को रखा गया है, ये बिल्कुल सही है। जो 7 स्टार रेटिंग शहर है उसमें हमारे 3 ही शहर हैं। दूसरा है, स्वच्छता लीग अवार्ड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया। वो तो हर साल ही चुना जा रहा है, तो वो भी बिल्कुल सही है। सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में देश में दूसरा श्रेष्ठ शहर भोपाल है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है अभी हम जो है अगर कहा जाए इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये वाला जो है वो आंसर इसमें हमारे साफ है कि गलत है। तो ये आपको याद रखना है कि गलत कौन सा हो गया, तो ये वाला गलत हो गया ये यहाँ पर। और ग्वालियर को स्वच्छता जो अगर कहा जाए प्रोमिसिंग शहर यानी स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब पहले तो इसमें दो तरह से अपन समझें, प्रश्नकर्ता प्रश्न कैसे बनाएगा, है ना। ऑलरेडी सरकार जो प्रेस रिलीज जारी कर रही है, अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट जारी कर रही है उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं इसी जो अगर कहा जाए में देखें नीचे, तो उन्होंने यहाँ डाला, तो दिख रहा है कि स्वच्छ जो है वो सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार मध्य प्रदेश का परचम। स्वच्छ लीग अवार्ड में इंदौर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर, ये प्रश्न आ सकता है। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ उज्जैन, ये आ सकता है। 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा शहर जो है वो 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छ जो अगर कहा जाए लीग अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर जो है वो बुधनी है। ये प्रेस रिलीज दिख रहा है ना। इसी तरह नीचे दिख रहा होगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भोपाल 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दूसरा स्थान, 7 रेटिंग। ठीक है, अगर कहा जाए कि सफाई मित्र सुरक्षित जो है वो शहरों में देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ओवरऑल पांचवा, और सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में दूसरा स्थान, 7 स्टार रेटिंग जबलपुर। जो ऊपर हमने कहा कि इसमें हमने इसको भोपाल कर दिया यहाँ पर, है ना। तो यही गलत हुआ। क्यों गलत हुआ वो आपको समझ पड़ गया। और तीसरा कि स्वच्छता में प्रोमिसिंग शहर स्टेट अवार्ड 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 14वें स्थान पर जो है वो ग्वालियर। अब एक तो आपको 3 4 क्वेश्चन इसमें लिंक हो गए। पहला क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली पता चल गया कि इनमें से कौन से शहर की आबादी 10 लाख से अधिक है। जैसे भोपाल की आबादी 10 लाख से अधिक है, जबलपुर की आबादी 10 लाख से अधिक है, ग्वालियर की आबादी 10 लाख से अधिक है, ये है। फिर उसके अलावा आपको पता चला कि यार 5 स्टार रेटिंग में हमारे देवास, रीवा, सतना को 5 स्टार रेटिंग भी जो है वो मिला हुआ है। इस तरह से अगर हम यहाँ पर इस अवार्ड को देखें, तो इसमें हमको कुछ बुनियादी चीजें, सुपर लीग में आपको दिख रहा होगा मोर देन 10 लाख से अधिक वाले में इंदौर है, 3 से 10 लाख वाले के अंदर यहाँ पर उज्जैन है। अब यही प्रश्न है, स्वच्छ की जगह नॉर्मली पूछेगा, वो पूछेगा मध्य प्रदेश का कौन सा शहर की आबादी 10 लाख से कम है। और फिर उसमें क्या करेगा वो, ये प्रेस रिलीज से आप इसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि इंदौर 10 लाख से अधिक, 3 लाख से 10 लाख, उज्जैन दे देगा उसमें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। अब हमने इतना समझ रखा है यार, जो अगर कहा जाए कि उज्जैन, हमारे दिमाग में है कि उज्जैन तो बहुत बड़ा शहर है, तो आबादी 10 लाख से अधिक ही होगी, तो हमारा जो अगर कहा जाए क्वेश्चन वहां गलत हो जाए। उसका स्वच्छ सर्वेक्षण से कोई लेना देना नहीं। उसने जो है वो सेंसस के हिसाब से दिमाग लगा के आंसर क्वेश्चन बना लिया कि भैया जो है जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो इनमें से मध्य प्रदेश के किस शहर की आबादी 10 लाख से कम है। अब क्या करोगे आप। तो कई बार जब हम चीजें पढ़ते हैं, तो जैसे भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर पढ़ा, तो इसके अलावा बड़ा शहर दिख रहा है उज्जैन, लेकिन वो 3 से 10 लाख वाला है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको एक तो ये सुपर स्वच्छ लीग अवार्ड में 3, ये याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में ये आपको याद रखना है पूरे यहाँ पर। फिर इसके अलावा स्टार रेटिंग में आपको ये याद रखना है कि जो ओवरऑल स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटिंग है उसमें हमारे 3 शहर आए। 5 स्टार रेटिंग में जो है वो हमारे जो अगर कहा जाए 3 शहर आए।
ठीक है, और उसके बाद फिर जो अगर कहा जाए कि यहाँ पर 3 स्टार में 36 शहर हैं, 1 स्टार में जो 161 शहर हैं, इसलिए यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं है। तो इस वर्ष 203 शहरों को स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण मिला है। विगत वर्ष 157 शहर थे। इस प्रकार 12% जो अगर कहा जाए, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। ऐसे हम जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के संदर्भ में चीजों को यहाँ से देख सकते हैं। मतलब जो प्रश्नकर्ता आड़े टेढ़े जो क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रेस रिलीज, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये लेस देन 20,000 वाले में बुधनी, हम कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। जैसे स्वच्छ शहर, अब हमको देखना है कि यार स्वच्छ शहर में भोपाल दिख रहा है रैंक 2 के ऊपर, तो वो कंपेयर भी कर सकता है कि पहला कौन है स्वच्छ शहर के अंदर। जो अगर कहा जाए तो आपको दिख रहा है अहमदाबाद है नंबर 1 पर, लखनऊ नंबर 3 पर। तो इसमें ओवरऑल इसको लिंक करके भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर 50 लाख 1000 से, अब यही प्रश्न दो बार दो दो तरह से पूछ लिया, मैं बताया ना कि इनमें से मध्य प्रदेश के किस शहर की आबादी जो अगर कहा जाए 3 लाख से कम है या 3 लाख तक है, या 5 लाख से कम, ऐसे लिख देगा ना। तो 50 लाख से 3 लाख वाली आबादी वाले शहर में देखो देवास यहाँ पर शामिल है। तो ये हमको लगता है कि यार केवल और केवल स्वच्छ अवार्ड है, अवार्ड नहीं है, हमको इन शहरों की बुनियादी जानकारी भी अवार्ड उपलब्ध करा है। इस तरह से ये आपको पता होगा, आपने अपने स्तर पर भी इसको कहीं ना कहीं देखिए जी, ये इसको टाइम हो गया इन अवार्ड्स को। आज 17 जुलाई का प्रेस रिलीज है, आज हम 25 जुलाई को बात कर रहे हैं। सबने अपने अपने स्तर पर पढ़ा, पर क्या आपने ये नजरिए से उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि इसमें ये भी प्रोस्पेक्ट है कि ये इस तरह से पूछेगा तो क्या करेंगे, वो आ गया तो क्या होगा वहां पर। तो इस तरह से ये साफ है। स्वच्छता पुरस्कार आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप अगर किसी दूसरे स्टेट के एग्जाम को तैयार कर रहे हैं तो फिर आप उस नजरिए से भी जो है उसको देखें। जैसे इंदौर नंबर 1 दिख रहा है, तो सूरत आपको 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में सूरत, अगर आप और गुजरात को फोकस कर रहे हैं, आप अगर मान के चलिए यूपीपीएससी दे रहे हैं, तो यहाँ नोएडा भी आपका लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप जो अगर कहा जाए मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या किसी और रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, तो इनमें से कुछ भी आ सकता है वहां पर उस संदर्भ में। मध्य प्रदेश में तो जो अगर कहा जाए ये प्रश्न इसी तरह से आएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन हुआ, और इस तरह के प्रेस रिलीज हमको जो है वो देखने को जो है वो मिल ही जाते हैं। ये सब मैंने इसलिए लगाए थे यहाँ पर। एक जिला एक, ये भी क्वेश्चन आएगा। ये क्यों आएगा इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है ना। ओवरऑल हम सेकंड नंबर पे हैं और हमको सिल्वर अवार्ड मिला। इसलिए मैंने दो क्वेश्चन आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करके बनाया, एक ये सेकंड वाला बनाया और एक एक इसका आंसर है रजत पुरस्कार, यानी यहाँ हमको सिल्वर अवार्ड मिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। ये दो क्वेश्चन है और दोनों क्यों आएंगे उसके पीछे का तर्क भी मैं आपको जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो समझिएगा कि यहाँ इसका आंसर मैंने यहाँ खोला। अगर हम 2023 का, ये देखिए पहले तो ध्यान समझिएगा, ये 2023 का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 अवार्ड था जो इसी जगह कहा जाए अभी पिछले साल 2024 में जो है वो जारी हुआ। इसमें हमारी कहीं कोई जो है वो रैंकिंग आपको दिखेगी नहीं। देखो आप यहाँ पर आप इधर से ढूंढना शुरू करो, यहाँ पर आपको ऊपर की जो टॉप रैंकिंग है उसमें हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में, टॉप में कहीं नहीं। हाँ नीचे दिख रहा है 6वें नंबर पे बुरहानपुर दिख रहा है, बनाना के लिए स्पेशल मेंशन ये मिल रहा है। ये 2023 के अवार्ड में था। अगर हम डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स में देखें तो फिर जैसे यहाँ पर हम जाएं, इसमें भी आप देखो फिर आपको मध्य प्रदेश थोड़ा सा नहीं मिलेगा। स्टेट कैटेगरीज में जाएं, यहाँ पर अगर कहा जाए देखो मध्य प्रदेश गायब है यहाँ पर, कहीं नहीं। यानी इस बार अगर हमको ये अवार्ड मिला है 2024 के लिए, तो हमारी सरकार तो जो अगर कहा जाए इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करेगी करेगी, क्योंकि निश्चित रूप से हमने कुछ अच्छा किया होगा तभी हम अवार्ड की कैटेगरी के अंदर आ गए। मतलब ऐसे समझ लो कि पिछली बार आपने जो है अगर कहा जाए ओलंपिक में भाग लिया लेकिन आप मेडल टैली से चूक गए, इस बार जीत गए, तो फिर तो जो है वो हर जगह वाह वाही आपको लूटना है। तो 23, इसलिए मैंने 23 का खोला साथ में कि आपको समझ पड़े कि 23 में कहीं हम एक ही जगह थे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और वो बनाना वाला था। इस बार डिस्ट्रिक्ट में हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी में हम जो है वो बाजी मार गए। 2024 में आपको दिख रहा है यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं पहला, तो हमको दिख रहा है कि ये तो छोड़ दीजिए, ठीक है, बाहर भारत के बाहर जो मिशन है। हाँ आप ओवरऑल जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछ सकता है कि भाई जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 अवार्ड है उसमें इंडियन जो मिशन चल रहा है अवार्ड अब्रॉड में, उसमें किस हाई कमीशन को जो अगर कहा जाए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इंडियन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगापुर। इसका मतलब ये है कि सिंगापुर में जो हमारा हाई कमीशन कार्यालय है
उसके माध्यम से वो वहां पर हमारे प्रोडक्ट को, उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, वहां तक चीजों को पहुंचा भी रहे हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए जो अगर कहा जाए उसको गोल्ड अवार्ड मिला। भाई हमारे प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद का मतलब ये नहीं कि जिला स्तर पर उत्पाद को उत्पादन ही करना, उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच भी बनाना, उसके लिए मार्केटिंग भी करना, उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब जो है उसके अंदर है। तो ये उस नजरिए से पूछा जा सकता है, इस नजरिए से नहीं पूछा जा सकता। वहीं अगर हम स्टेट कैटेगरी में देखें, तो आपको दिख रहा होगा कि गोल्ड अवार्ड में आंध्रा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये चार हैं। अगर आप ऑल ओवर इंडिया के यूपीएससी या अदर स्टेट्स को कर रहे हैं, जैसे आप यूपीपीएससी दे रहे हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश याद होना चाहिए। वहीं सेकंड रैंक इस बार हमने बाजी मार ली, हम मध्य प्रदेश को सिल्वर अवार्ड दिला पाए, यानी हम सेकंड नंबर पे आ गए। लेकिन जब हम नीचे गए, ये कैटेगरी टू अभी हमारे कोई काम के, जब हम नीचे गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट में अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर आपको कहीं मध्य प्रदेश नहीं दिखेगा। नॉन एग्री में भी आपको कहीं जो है वो मध्य प्रदेश नहीं दिखेगा। यानी इस बार वो जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में हम लास्ट ईयर जो है वो अपनी जगह कहीं बना पाए थे, वो जगह से हम जो है वो चूक गए। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है वो अब हमारे पास आ गया कि ओवरऑल हमारी सेकंड रैंक है, हमको सिल्वर अवार्ड मिला। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे लिंक है वो आएगा। एक्चुअली ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, भारत सरकार ने कोविड पीरियड में लाई, ये 2020-21 से 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए थी, 10,000 करोड़ के आउटलेट के साथ। अब ये हो गए हैं 5 साल इसके पूरे, मतलब ये स्कीम एक्चुअल सैचुरेटेड फेज पे आ गई। आज आपको दिख रहा है ऊपर 773, आपको ये भी पता होना चाहिए एट प्रेजेंट आज की स्थिति में कितने जिले इसके साथ लिंक हैं। तो आज की स्थिति में 773 जिले इसके साथ लिंक हैं। योजना का जो सही समय था, शुरू में इसको एग्री प्रोडक्ट के लिए ही लाया गया था, बाद में फिर इसमें नॉन एग्री प्रोडक्ट को इंसर्ट किया गया। जैसे लाइक जैसे हमारे नर्मदापुरम चले जाओ तो हमको उसको टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम उसको देखते हैं, ठीक है। छतरपुर चले जाओ तो हमको फर्नीचर के लिए जो उसको जो है वो देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अगर आप देखेंगे, तो जहाँ कई जगह नॉन एग्री प्रोडक्ट को भी उसमें जगह दी गई है। तो एक जिला एक उत्पाद यहाँ पर अब जो है वो प्रश्न के रूप में आ सकता है। उसके पीछे का कारण एक तो जो है वो PMFME, ये स्कीम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो PMFME जो अगर कहा जाए स्कीम थी, इसी स्कीम्स में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ क्यों काम का है ये। यहां से अगर कहा जाए, ठीक है, एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का इनिशिएटिव है, इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रली स्पॉन्सर, यानी केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड पीएम फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड एंड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFME के नाम से जाना जाता है। स्कीम वॉज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टेक्निकल बिजनेस सपोर्ट, ठीक है, डैश डैश डैश, ये बाकी हमारे कोई काम का नहीं है। द स्कीम इज ऑपरेशनल फ्रॉम द पीरियड ऑफ 5 ईयर, फ्रॉम 2020 टू 21 टू 2024-25, विद द आउटलेट, ठीक है, ऑफ 10,000 करोड़ रुपए सपोर्टिंग यहाँ पर यहाँ। तो 10,000 करोड़ के सहयोग से ये योजना भारत सरकार ने शुरू करी थी, और 5 साल के लिए स्कीम थी, जिसके तहत एक जिला एक उत्पाद लाया गया, जिलों को किसी एक उत्पाद से जो अगर कहा जाए जोड़ने की कोशिश की गई। आज अच्छी बात है कि इसके साथ भारत के 773 जिले जो है वो जुड़े हुए हैं। उनमें से कई जो है वो जिले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो कभी यूपीएससी की, तो आप ये याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भारत का कौन सा राज्य अपनी चिली के लिए प्रसिद्ध है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, अल्फांसो आम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी, वो अल्फांसो के लिए फेमस है यहाँ पर। ठीक है, कोई पूछ ले आपसे केसर के लिए, तो पुलवामा, अभी पुलवामा अटैक हुआ, आपको क्या पता चला, अभी आपने पुलवामा में तो देखा, लेकिन केसर इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है। एक नई चीज आपको पता चली, अच्छा यार वहां पर, हालांकि ये तो फिर कॉमन सेंस है। आपने अगर कहा जाए केरवा नाम की मिट्टी का नाम सुना होगा, जो हिमालयन वैली है, कश्मीर के आसपास की जितनी वैली है, वहां पर जो ग्लेशियर्स हैं उनके जो मोरेन होते हैं, ठीक है, हिमोड़, उनके ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद जो उसका अवसाद इकट्ठा होता है, उससे एक मिट्टी बन जाती है वहां पर, उसका करेवा बोलते हैं उसको। वही मिट्टी पे ये सही जो रिच केसर है वो उसी मिट्टी पे लगता है। इसी को हम सेफ्रॉन या केसर के नाम से जानते हैं। तो अब आपको ये एक यूनिक क्वेश्चन क्या मिल गया कि अच्छा यार, पुलवामा जो अगर कहा जाए कि केसर के लिए भी फेमस है, क्योंकि वो करेवा मिट्टी तो वहीं उसके आसपास ही कश्मीर वैली में ही हो रही ना, बाकी कई जगह तो जो है वो करेवा मिट्टी पाई ही नहीं जाती अगर कहा जाए। तो ये प्रश्न आप, अगर मैंने कहा ना कि आप एमपी को फोकस कर रहे हैं, तो ज्यादा आपको दौड़ नहीं लगाना है, लेकिन आप ओवरऑल इंडिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, राइस और राइस के लिए, जैसे ये नलवाड़ी है राइस के लिए, वायनाड है कॉफी के लिए फेमस है, ये यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें हम अच्छी बात नहीं कह सकते,
एक्चुअल जो है वो हम कमजोर कड़ी के रूप में रहे, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ ला नहीं पाए। ओवरऑल में हमने जो है वो कमाल जो है वो दिखा दिया। तो ये दो क्वेश्चन दोनों तरह से लिंक हैं। ओवरऑल हमको सिल्वर अवार्ड मिला। सरकार ने ये भी कहा, मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि आज भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 में मध्य प्रदेश को राज्य एवं केंद्र शासित श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है ना। ये पुरस्कार सभी किसान भाई, शिल्पकार, कारीगर क्यों लिख रहा है, क्योंकि अब हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम एग्री और नॉन एग्री दोनों कैटेगरी के अंदर बात कर रहे हैं। ये बकायदा है। सेकंड जो है अगर कहा जाए पोजीशन सिल्वर अवार्ड, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन जो है वो प्लान करके आपके सामने डाले यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो है वो आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको आएगा जब कोई स्पेस क्राफ्ट, अब ये प्रश्न मैंने लिया है कि देखो अभी शुभांशु शुक्ला जी के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आने के बाद उस पे अभी जैसे आज आप सोचो, राकेश शर्मा सोयूज T11 से अंतरिक्ष में गए। आज के पेपरों में भी, आज आप 2020 2022 का कोई पेपर देखो, उसमें भी पूछा जाता है कि राकेश शर्मा किससे गए थे, सोयूज T11 का संबंध किससे है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, आज भी आ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आने वाले 20 30 40 साल तक ये प्रश्न अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे? यानी ये प्रश्न तो इतिहास का भी हिस्सा बन गए। तो अब यहाँ पर प्रश्न कैसे आएंगे, दो तरह के आएंगे। एक तो मैं प्रेस रिलीज आपको पढ़ के सुनाऊंगा, वो वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और दूसरा है, पहला तो प्रश्न है कि जब कोई स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए रेडियो संचार बाधित हो जाता है। देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो थर्मोस्फेयर है, तापमंडल है, उसी के अंदर जो है वो आयनोस्फेयर है। ठीक है, जो तापमंडल है उसी के अंदर जो थर्मोस्फेयर के अंदर, आपको मालूम होगा कि अर्थ से जब आप एटमॉस्फेयर में आगे की ओर बढ़ते हो तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, जो मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, हिंदी में कहें तो क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर ताप मंडल है, फिर वहामंडल है। तो जब स्पेस क्राफ्ट आएगा तो फ्रिक्शन के कारण इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा, उसके आसपास प्लाज्मिक कंडीशन हो जाएंगे। प्लाज्मिक कंडीशन पे रेडियो एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता, ये ध्यान रखना। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कुछ देर के लिए वो सिग्नल टूट जाते हैं। वो बड़ा सबसे जो है अगर कहा जाए टेंशन वाला टाइम होता है कि वो सिग्नल वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहीं कोई घटना ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए। उस रेडियो सिग्नल लॉस, या अगर कहा जाए कि प्रक्रिया को सिंपल भेष भाषा में ब्लैकआउट पीरियड के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये आप आज से याद रखिएगा। जैसे क्यों है, पहले तो अभी ये वाला भी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या याद रखना है। ब्लैकआउट पीरियड, जैसे यहाँ पर ये आर्टिकल छपा, अच्छा आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्यों लिखा गया ये ब्लैकआउट का? इसके लिए ही लिखा गया ना, क्योंकि हमको इसकी जो हो जो बुनियादी जो हो ज्ञान होना चाहिए कि अच्छा इसको जो अगर कहा जाए ब्लैकआउट के नाम से जो जाना जाता है, या इस पीरियड को ब्लैकआउट कहते हैं। तो कुछ चीजें इतिहास से अब आप जोड़ के पढ़ेंगे, जैसे 1984 में राकेश शर्मा सोयूज T11 यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये जैसे लिखा है कि जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में लौट रहा था तो 18 महीने का डी ऑर्बिट बर्न हुआ जो प्रशांत महासागर के ऊपर हुआ। इस दौरान यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हुई। आंतरिक यान के वायुमंडल में प्रवेश करते समय करीब 7 मिनट तक यान का संपर्क टूटा रहा। इसे ब्लैक आउट पीरियड कहा जाता है। यह आमतौर पर उस समय होता है जब यान तेज गति और गर्मी के कारण सिग्नल नहीं पकड़ पाता। मोस्टली उसके चारों ओर प्लाज्मा जैसी स्टेज हो जाती है, इतना हाई टेम्परेचर होता है यान के चारों ओर, नहीं पकड़ पाता है ना। तो ये वापसी की प्रक्रिया में यान के ट्रंक पिछला हिस्से को अलग किया गया, हीट शील्ड को सही दिशा में लगाया गया। ये सब प्रश्न आजकल अब एग्जाम में आने लगे। इसके अलावा आपको जो है वो क्या याद करना है, तो इसमें अब एक और छोटी सी चीज है कि जब शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर सकुशल वापस आ गए तो भारत सरकार ने बकायदा जो अगर कहा जाए एक प्रेस रिलीज इसके ऊपर जारी किया। यहाँ पर वो प्रेस रिलीज ध्यान से देखिए। अब आप स्क्रीन के ऊपर ये वो प्रेस रिलीज है ना, आपको दिख रहा होगा, रिजोल्यूशन बाय द कैबिनेट वेलकमिंग रिटर्न पर ग्रुप कैप्टन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि वो क्या है, ग्रुप कैप्टन है, स्क्वाड्रन लीडर है यहाँ पर, शिवांशु शुक्ला फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमको कई छोटे छोटे जो अगर कहा जाए क्वेश्चंस मिलते हैं। फर्स्ट वन आपको ये पहला क्वेश्चन तो यही मिला कि 15 जुलाई ग्रुप कैप्टन शिवांशु शुक्ला लॉन्च, ठीक है, अगर कहा जाए लैंडेड बैक सेफ, अगर कहा जाए सेफली ऑन अर्थ, ये पहला हो गया कि वो किस दिन पृथ्वी पर वापस आए। दूसरा कि उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आने जाने को समय को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने 18 दिन का ये मिशन कंप्लीट किया। इसमें अगर हम जाने वाला दिन और आने वाला दिन जोड़ लें तो 20 दिन हो जाते हैं टोटल। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो कितने दिन रहे, तो 18 दिन रहे। ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यही क्वेश्चन गलत होते हैं। वो प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कितने दिन रहे, 20 दिन मारना है।
यहाँ पर तो 18 डे मिशन, ठीक है, व्हाट फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। कौन से अगर कहा जाए प्रोग्राम का हिस्सा थे, ठीक है, ये प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो नाम हो गया यहाँ पर। तो ये जो बातें हैं, आपको अगर लगता है कि हिंदी में करना, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। ठीक है, आईएसएस से ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल का संकल्प, रिजोल्यूशन, यानी भारत सरकार ने अभी आप सोचिए क्या रेजोल्यूशन पास किया। तो रेजोल्यूशन में तो अगर कहा जाए प्रश्न बनते ही। तो ये रखा कि आईएसआई पर रहते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु, अगर कहा जाए एक्सोम 4 क्रू, और जो है वो एक्सपेडिशन 73 के सदस्यों के साथ मिलकर अनेक प्रयोग कर रहे थे, ये दोनों मिशन का संबंध किससे है, ये पूछ लिया जाए। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी से जुड़े जो अगर कहा जाए कि कई सारे जो है अगर कहा जाए एक्सपेरिमेंट वहां पर किए होंगे। ये जो आर्टिकल्स हैं आजकल, ऐसे क्वेश्चन जो है वो प्रश्नकर्ता पूछता है यहाँ पर। तो टेक्निकली जैसे अब इसमें हिस्टोरिकल चीजें भी हो गई, जैसे लिखा ना 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। इस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह आदित्य L1 मिशन सूर्य के रहस्यों को समझने की दिशा में एक कदम था। यही सब प्रश्न पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं। अब वो वन लाइन ही कि एक लाइन सुभाष शुक्ला का संबंध है, वो एक एस्ट्रोनॉट है, बस खत्म हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपको राकेश शर्मा याद रखना है तो वो सोयूज T11 भी जो अगर कहा जाए याद रखना है। वो जो अगर कहा जाए कि पूरा मिशन भी याद रखना है कि वो मिशन क्या था, उस मिशन में क्या बातें थी, ये सब प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब इसके पहले वाला कोई वीडियो आप देखिएगा, मैंने उसमें ये भी आपसे पूछा था कि राकेश शर्मा के अलावा और वो कौन से एक जगह कहा जाए एस्ट्रोनॉट थे जिनको भेजने की तैयारी थी, लेकिन वो जा नहीं पाए। उनका नाम था रवीश मल्होत्रा। कभी आप देखिएगा, इंटरनेट पे सर्च करिएगा रवीश मल्होत्रा। इसके पहले एक वीडियो में मैंने ये करंट अफेयर्स के में जो चीजें बताई थी। अब हमारे लिए ये काम का क्वेश्चन हो गया, हमको चीजें बहुत अच्छे से समझ पड़ गई। अच्छा, टू सोयूज T11 किसका था, तो सोवियत यूनियन का सोयूज, ये अगर कहा जाए, या बस बेसिक और कुछ हमको जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो ये आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि हर लाइन तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्यों मैंने लिया है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं है। ये क्वेश्चन आपको स्टेट हो सकता है कि भी ये संडे को जो है वो पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, उसमें जो अगर कहा जाए मतलब ये क्वेश्चन जो है वो आ जाए, उसके अंदर भी जो है वो ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। अब ये क्यों पूछा जा सकता है, पहले तो देखें। आंसर इसका 90 मेगावाट है ना। लिखा है प्रश्न, रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत गृह बरगी की दोनों इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता, टोटल जो है वो प्रोडक्शन कितना है, तो 90। अभी तक ये 41 मेगावाट प्रोडक्शन कर रही थी एक एक यूनिट, अब 45 करने लगी। चार क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, पहला कि आपसे पूछ लिया कि बरगी डैम को किस नाम से जाना जाता है, तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। दूसरा, यहां पर आप स्क्रीन पर देखो मैंने क्यों लिया, ये 12 जुलाई का जो है वो, एक सेकंड, ये जो है वो 12 जुलाई का करंट अफेयर्स है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, यानी ये प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट है किसका, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का, कि रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत गृह बरगी 45-45 मेगावाट की दोनों यूनिटों से विद्युत उत्पादन पूर्ण क्षमता के साथ शुरू हो गया, यानी 90 मेगावाट है ना। दोनों यूनिट 9 जुलाई की शाम क्रियाशील हो गई हैं। दोनों यूनिटों का वार्षिक रखरखाव डैश 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 यहाँ पर ये हो गया। अब ये हमारे इसके अलावा कोई काम का नहीं। एक ये प्रश्न हो गया। ऐसा ही एक और प्रेस रिलीज आपको दिख रहा है, संत सिंगा जी। अब संत सिंगा जी में वो बोल रहा है कि संत सिंगा जी के पावर हाउस नंबर 2 एक ही दिन में ड्राई एश निष्पादन करने में, तो यानी हमको एक प्रश्न क्या बन गया कि जो ताप विद्युत संयंत्र है, उनसे ड्राई एश निकलता है, पहला। दूसरा कि आपको दिख रहा है कि परियोजना, अब आप खुद देखो, संत सिंगा जी दोंगलिया, ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुकी है। प्रोडक्शन वाला ये प्रश्न भी एमपीपीएससी पूछ चुकी है। तो संत सिंगा जी देखो, मध्य प्रदेश में दो तरह के ताप विद्युत मतलब थर्मल पावर प्लांट है। एक जो एनटीपीसी चला रही है, एनटीपीसी के तो आना ही है क्योंकि एनटीपीसी को 50 साल हो गए है ना। अभी एनटीपीसी अपना 50 ईयर सेलिब्रेट कर रही है इसी साल, क्योंकि 1975 में स्थापित हुई। दूसरे हैं कि जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के हैं, जैसे संत सिंगाजी जो है थर्मल पावर प्लांट है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, या अमरकंटक जो अगर कहा जाए ताप विद्युत संयंत्र है चचई में, या जो अगर कहा जाए संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र है बीर सिंहपुर में, या सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र है सारणी में। ये मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के प्लांट है। इन सभी प्लांटों में, हाँ, एनटीपीसी के कहा, एनटीपीसी का गाडरवाड़ा में है, एनटीपीसी का खरगोन में है। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए विंध्याचल नाम से एनटीपीसी का, ये सब एनटीपीसी के हैं। यहाँ पर वो भारत सरकार की कंपनी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का सबसे बड़ा प्लांट ही संत सिंह नदी है।
अभी अगर कहा जाए इसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2520 मेगावाट, है ना। इंदिरा सागर डैम से इसको पानी मिलता है, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड से इसको कोयला मिलता है, दक्षिण पूर्वी जो अगर कहा जाए कोल फील्ड लिमिटेड, उससे कोयला मिलता है। और इसकी पूरी यूनिट भेल चलाता है। ठीक है, मतलब शुरू जो अगर कहा जाए, पूरी तो कहना गलत होगा, शुरू की 2 यूनिट भेल ने लगाई थी और बाद की 2 यूनिट इसमें एल नाम की कंपनी ने बनाई है। तो ये जो 660 पढ़ रहे हो ना, ये इसकी तीसरी चौथी इकाई है। अब आपसे प्रश्न क्यों, मैंने क्यों, आप कहोगे इतनी कथा क्यों सुना दी सर? कथा इसलिए सुना दी कि आपसे पूछेगा कि वो कहाँ है दोंगलिया, याद करो, ये दोंगलिया प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुकी, देखोगे तो मिल जाएगा किसी पुराने पेपर में। ये 660 मेगावाट वाला अभी हाल फिलहाल में जो नई 2 इकाइयां हैं जो 2018-19 में शुरू करी गई, वो कितने मेगावाट की हैं? तो 660 में। उसके पहले की जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 2014 में, तब 600 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी थी, तब की बात है वहां पर, है ना। तो प्रश्न ऐसे आते हैं। फिर अगला जो अगर कहा जाए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत दुनिया में किस स्थान पर है, तो ये फास्ट है। हमारी यूपीआई सर्विस अपने आप में यूनिक है। पूरी ग्लोबल सिनेरियो में आज हम दुनिया के कई देशों को अपनी यूपीआई सर्विसेज दे रहे हैं, तो इस हिसाब से ये फास्ट है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाला नहीं। कोई पीएससी का फाउंडेशन ऐसे तो मैं बोलता नहीं हूँ अपनी क्लासेस में, बट अगर आप एक बेहतर तैयारी चाहते हैं मेरे साथ, मेरे विचारों के साथ चलना चाहते हैं, मेरी अप्रोच पे चलना चाहते हैं, तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स है, एमपीजीके का कोर्स है, प्रीलिम्स का बैच है, मेंस का बैच है, उनको भले ही परचेस मत करो। एक बार जाके उनके जो कंटेंट है उसको देखोगे तो आपको समझ पड़ेगा कि वहाँ कंटेंट तो वहां पर है। ठीक है, उसको देखने से काम चलना नहीं है। मैं आपके साथ फिर जो है दौड़ लगाता हूँ, जो अपने मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे कैसे दौड़ लगा रहा हूँ वो आपको वहां देखने को मिलेगा सब। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन यहाँ पर हमको समझ पड़ा कि इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सबसे तेज पेमेंट भारत शीर्ष पर, देश में हर महीने 1800 करोड़ के ट्रांजेक्शन, ये कॉमन सेंस की बात है। आईएमएफ ने जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये जारी करा। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने जो यूपीआई शुरू करा है, यूपीआई जो है वो अगर कहा जाए, और ये यूपीआई के कारण ही है। ठीक है, यूपीआई के अलावा जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसमें, हाँ, एक्चुअली इसकी भी कहानी ऐसी है कि पहले हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन में 2 विदेशी कंपनियां रोल प्ले करती थी। फर्स्ट वन इज वीजा, ठीक है, एंड सेकंड वन इज अगर कहा जाए मास्टर कार्ड। आपके पास कोई पुराना एटीएम कार्ड होगा या आपके पास कोई अच्छा भी एटीएम कार्ड होगा, तो उसके ऊपर देखिए एक तरफ या तो जो अगर कहा जाए कि वीजा लिखा होगा, या जो अगर कहा जाए मास्टर कार्ड लिखा होगा, ऐसा कोई जो वर्ड जो है वो लिखा होगा। फिर भारत सरकार ने खुद की जो अगर कहा जाए प्रयास शुरू किए। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसने अपने खुद के कार्ड लॉन्च किए। आज आपके पास रुपे नाम का कार्ड होगा, वो चल रहा है। इसके अलावा यूपीआई सर्विसेज, आज बहुत सारी कंपनियां जो है वो यूपीआई सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, भीम ऐप। तो एनपीसीआई जब खड़ा हुआ धीरे धीरे, और इसने जो सेवाएं सोसाइटी को दी, इतनी सेवाएं दी कि आप सोच नहीं सकते। आज हम में से औसतन हर एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कम से कम 2 से 3 सर्विसेज, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 सर्विसेज जो अगर कहा जाए यूज करें। अगर आप बहुत रूरल इंडिया में हो तो एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बोलते हैं उसको, वो यूज कर रहे हो। अगर आप शहर के अंदर हो या गांव के अंदर हो तो भीम जो है वो ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप यूपीआई कोई जो है अगर कहा जाए ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। अपने दोस्तों को बड़ा अमाउंट जैसे 2000, 4000, 5000 आप शेयर करते हो, तो आईएमपीएस करके एक सर्विस होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस 4 शब्द है मतलब 4 जो अगर कहा जाए लेटर है, पर मीनिंग 3 ही आएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, आईएम इमीडिएट अगर कहा जाए इमीडिएट के लिए होता है, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं। इससे हम डिजिटल जो अगर कहा जाए, आज आप कार चला रहे हो, फास्टैग चल रहा है, फास्टैग डिजिटल, उससे ही आपका पैसा कट रहा है। तो फास्टैग भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। ऐसे ढेरों प्रोडक्ट एनपीसीआई चला रही है। हाँ, बस मैंने आपको कई बार ये चीज बोली कि एनपीसीआई के जितने प्रोडक्ट हैं, फुल फॉर्म याद नहीं रखोगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ में रहोगे। तो ये मध्य प्रदेश का भी आपको दिख रहा है, ये ओवरऑल इंडिया का भी है, यहाँ मध्य प्रदेश का भी है। डिजिटल ट्रांजेक्शन में भारत देश 1 नंबर पर, श्री शारंग हमारे मंत्री जी ने जो है वो स्टेटमेंट दिया यहाँ पर। ये हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई? असम। इसमें हमको कुछ ज्यादा अगर कहा जाए मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। एलिफेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस अभी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हाथियों की जो मृत्यु हुई यहाँ पर, तो उसके बाद मतलब न्यूज में आ गया। और एक बार आपको याद होगा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, केरला में एक अनानास में
एक बम रख कर, मतलब फटाका रखकर एक हथनी को खिला दिया था, और वो फटाका उसके पेट में ही फट गया, और उससे उसका बच्चा भी जो है वो मर गया यहाँ पर। तब जो है वो यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि हाथी का गर्भकाल कितने का होता है। तब भी मैंने करंट का तब भी पढ़ाता था मैं अपने बच्चों को, या यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाता था। तब मैं करंट अफेयर तो मैंने बच्चों को कहा था कि तुम इस बार ये हाथी का गर्भकाल याद रख के रखना यहाँ पर, अगर कहा है गेस्टेशन पीरियड, क्योंकि वो जो गर्भ में बच्चा मरा उसके लिए सिंपैथी ज्यादा है लोग, हाथी से ज्यादा। कि आपने जो अगर कहा जाए जाने अनजाने जो अगर कहा जाए जीव को जो है मार दिया, उसके बाद जो भी जो है अगर कहा जाए एक्शंस लिए गए जो भी, तो उस हिसाब से गजमित्र जो है वो हमारे लिए एक प्रश्न जो है वो आपसे पूछ सकता है। बाकी और मुझे नहीं लगता कि कुछ और क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे यहाँ पर। तो ये प्रश्न जो है वो आते हैं, और इसमें वेस्टर्न घाट जो अगर कहा जाए के बाद नॉर्थ ईस्ट जो मतलब इंडिया है, वहां पर आपको एलिफेंट्स की संख्या ज्यादा मिलेगी। याद रखिएगा, जैसे कोई पूछेगा कि जब भारत में आप जो है वो स्टेट वाइज वाइल्ड एलिफेंट्स को देखोगे, तो उसको कई तरह से क्लासिफाई किया गया है। जो सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हैं वो मोस्टली आपको मिलेंगे, एक एक बेल्ट मिलेगा उसमें वेस्टर्न घाट का, और दूसरा जो अगर कहा जाए जो बेल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बेल्ट है असम। इंडिया में अगर हम कर्नाटका को छोड़ दें, ठीक है, एक कर्नाटक स्टेट को छोड़ दें, तो क्योंकि वेस्टर्न घाट में आ रहा है कर्नाटक और केरल, मैं मोटा मोटा मानूं कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी हैं इंडिया के। जैसे उसको याद रखना, वो चंदन तस्कर वीरप्पन से याद रख सकते हो। कोई पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट किस स्टेट में है, तो कर्नाटक। कर्नाटक के बाद अगर हम दूसरे नंबर पर जाएं, तो आपको जो है वो असम ही मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, बहुत फेमस है। तो वो गजमित्र इस तरह से अपन चाहें तो याद रख सकते हैं। बाकी जो अगर कहा जाए हमारे लिए कोई और वो काम की नहीं है। हाँ, तो वन लाइन का है। मुझे नहीं लगता कि योजना के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुझे नहीं लगता कि प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न भी बिल्कुल वन लाइन का है, बहुत अंदर तक जाके प्रश्न नहीं पूछेगा। हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के किस संस्थान को नेशनल अवार्ड फॉर मोस्ट जो है वो इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मर जो है वो इनिशिएटिव से सम्मानित किया गया? एमपी टूरिज्म बोर्ड, ये पहला इसका जो है वो आंसर है, यही आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नेशनल अवार्ड मिलने पर बधाई दी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को विशिष्ट श्रेणी में नेशनल अवार्ड मिलने पर टूरिज्म बोर्ड को बधाई दी। मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में डैश डैश डैश, यहाँ पर ये अवार्ड का नाम है कि क्या मिला। हो सकता है कि सेम ऐसा ही प्रश्न पूछ ले जैसा हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि किसको मिला। तो ये है आंसर इसमें हो सकता है। ये क्वेश्चन भी वन लाइन का, बहुत ज्यादा नहीं। हाल ही में जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो आंसर है इसका गुजरात। पहले तो इसको समझो। देखो टेक्निकली क्या हुआ कि अगर हम देखें कि जनजातियों को उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लगातार प्रयास करें। आज भी जनजातीय समुदायों में आपने देखा होगा कि कई जो है वो परंपरागत दवाओं को जो है वो प्रयोग किया जाता है, उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा है। लेकिन कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो आज भी चले आ रहे हैं, मोस्टली ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे सिकल सेल एनीमिया है या ब्लड कैंसर है, इस तरह की चुनौतियां। अगर हम इन्हें डायग्नोज कर लें, न सिकल सेल एनीमिया मिशन तो चल ही रहा, डायग्नोज कर लें, तो आने वाले समय में हम जो अगर कहा आ जाए कि इस तरह की बीमारियों को रोक पाएंगे। तो उसके लिए वो जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसके दो बेनिफिट होंगे। एक तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या जेनेटिक जो इश्यूज हैं आनुवांशिक, उनको ठीक किया जाएगा भविष्य में। दूसरा कि हम देखते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातियों में कुछ जनजातियों की जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी है। हम उसका भी स्टडी करेंगे, और भी चीजें उनकी खान पान, इम्यूनिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारी चीजें हमको जीन से समझ पड़ती है ना। जैसे अगर आप सपोज मान के चलिए कश्मीर वैली में रह रहे हो, तो 50 साल के आदमी को भी देखता है कि तुम फेयर एंड लवली रोज लगाते हो, है ना, क्योंकि वो जीन पूल के ऊपर टिका हुआ है। वहां का जीन जो अगर कहा जाए उसके ऊपर है कि आप ऐसे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लगोगे। ऐसा ही यहाँ पर है कुछ। तो अभी ऐसे समझ लो ना कि अभी बारिश का मौसम है, आप दिन भर गीले हो गए तो सर्दी जुकाम बुखार आ गया। अभी आप गांव में जाओ, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ लोग दिन भर पानी में ही काम कर रहे हैं, पर उनको कुछ नहीं हो रहा। टेक्निकली ये सब चीजें हमको बेनिफिट करती हैं। तो गुजरात जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। और इसमें बकायदा ये प्रोजेक्ट देश के लिए खास क्यों है? दरअसल देश की आदिवासी आबादी के लिए यहाँ तक कोई व्यापक जीनोम डेटाबेस नहीं है। ये परियोजना खुद जो अगर का इस खाई को भरने का काम करेगी, और इसका बेनिफिट फ्यूचर में कई तरह की जेनेटिक डिजीज को ठीक करने में जो है वो मिलेगा यहाँ पर। तो इसमें आनुवांशिक बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कुछ कैंसर को
पहचान संभव होगी। इसके अलावा प्राकृतिक रोगों की प्रतिरोधक क्षमता, जीन की पहचान वाले जीन की पहचान भी करेंगे, जो अभी भी हम देखते हैं कि हाँ ट्राइब्स में अच्छा है, कहीं उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। इस नज़र से, और हमारे सिलेबस के अंदर मतलब ये एक है भी यूनिट के रूप में जनरली। ठीक है, मोहम्मद जो है वो बुहारी, जिनका हाल ही में नाइजीरिया, आप एक लाइन में अगर याद रखना चाहो तो रखो, नहीं भी रखना चाहोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है किसकी वेटेज है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बनाने पड़ते हैं तो इसलिए रखा। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। भारत में यहाँ पर देखिए, आप आलू उत्पादन की बात नहीं कर रहे, जैसे अभी एक लास्ट ईयर एमपीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, उसमें भी गुजरात था। यहाँ पर उसका आंसर उस हिसाब से। अभी जैसे हम लोग देखा होगा कि पिछले साल तक तो महाराष्ट्र जो है वो सोयाबीन के उत्पादन में अच्छा कर रहा था, अभी हम फर्स्ट नंबर पे आ गए। तो यहाँ जो है वो प्रसंस्कृत आलू की बोल रहे हैं ना, प्रोसेस्ड। आज हम आलू को सीधा तो खाना कम है, सब्जी के रूप में कम खा रहे हैं, पराठे के रूप में कम खा रहे हैं, लेकिन फ्रेंच फ्राइज के रूप में ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, उसके चिप्स के रूप में ज्यादा खा रहे हैं, या अन्य इस तरह के जो प्रोसेस्ड, जो अगर कहा जाए पोटैटो फूड्स हैं, जो फास्ट फूड इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी, जगह कहा जाए, चिली पोटैटो भी मिलने लगे आजकल तो। हालांकि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस तरह के जो प्रोसेस्ड फूड हैं, जो आलू के प्रोसेस्ड फूड हैं, उसमें अब तेजी से लोग जो आजकल फास्ट फूड में जा रहे हैं उसमें जा रहे हैं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो फिर दिमाग नहीं चलता कि वो प्रश्न करना किस नजर से चाह रहा है। तो प्रोसेस पोटैटो अगर कहा जाए, उसमें जो है वो हमको गुजरात नंबर 1 पर है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फ्रेंच फ्राइज, वेपर्स के लिए प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में गुजरात अग्रणी। गांधीनगर का जो है वो एक प्रेस रिलीज लगा हुआ है, बाकी हमारे लिए कोई काम का नहीं। पर ये क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए, यहाँ प्रसंस्कृत आलू आलू उत्पाद में गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब, अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूछ सकता है कि प्रसंस्कृत आलू उत्पादों में जो है वो क्या बोलते हैं कि ये क्या कहा जाए कि मतलब उत्तर प्रदेश जो अगर कहा जाए इस कौन से नंबर पे आता है, वो पूछा है सर। संचार मित्र योजना का संबंध, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछा जाएगा। संचार मित्र, संचार मित्र गवर्नमेंट का उद्देश्य है हम आपको डिजिटली जो है वो लिटरेट करें, जिससे आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड ना हो, साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको अवेयरनेस है, और टेलीकॉम अवेयरनेस आए, इन सब को लेकर ये प्रोग्राम शुरू किया गया। यानी इसका आंसर उपरोक्त तो सभी है। तो पहले तो इसको समझें। दूर संचार विभाग ने युवाओं को डिजिटल राजदूत के रूप में सशक्त बनाने के लिए देश भर में संचार मित्र योजना शुरू करी। संचार मित्र छात्र स्वयंसेवक डिजिटल साक्षरता, ठीक है, दूर संचार जागरूकता के नेतृत्व करेगा पहले आउटरीच कार्यक्रम में यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं, प्रश्न दो तरह से बन सकता है। पहला प्रश्न तो यही आ गया जो अपन ने बनाया। दूसरा प्रश्न इसको घुमा के पूछ सकता है कि हाल ही में डिजिटल साक्षरता और दूर संचार जागरूकता के लिए दूर संचार विभाग के द्वारा कौन सा, जो अगर कहा जाए, कार्यक्रम शुरू की गई या कौन सी योजना शुरू की गई। फर्स्ट वन इज संचार मित्र योजना, सेकंड अगर कहा जाए दूर संचार योजना, तीसरी डिजिटल मित्र योजना, दूसरा साइबर क्राइम रोको योजना। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन जो है वो बनाने वाले के ऊपर है कि वो क्या क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए बनाए। अच्छा है, इसमें कॉलेज और इंस्टीट्यूशन लेवल पर ये सब काम होगा, जैसे आपको दिख रहा है। जाने माने इंस्टीट्यूट्स को भी इसमें रखा जाएगा, उनके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा। और ऐसे प्रोग्राम्स अभी रन भी हो रहे हैं बहुत सारे। जैसे वो यूपीआई का आपने देखा होगा ना, पंकज त्रिपाठी के ऐड देखे होंगे कि यूपीआई का जब हम यूज करते हैं तो क्या क्या हमको सिक्योरिटी उसमें रखना चाहिए, वो बहुत सारा उनको इसने एम्बेसडर बना रखा है यहाँ पर। फिर अगला है, हाल ही में प्रतिष्ठित जो है वो पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024 जीतने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी हैं, तो दीपिका सहरावत आपको दिख रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछेगा, यानी ये वाला प्रश्न इस नजरिए से नहीं पूछेगा जो यहाँ पर दिख रहा है कि पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड का किसने जीता, वो उसको फिर दूसरे नजरिए से पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि चर्चित खिलाड़ी दीपिका सहरावत का संबंध किस खेल से। एक तो ये हो गया हॉकी। दूसरा है कि हाल ही में जो हाल ही में चर्चा में रही पॉलीग्राफ मैजिक स्किल जो है वो अवार्ड का संबंध किस, इसको भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि दीपिका ने 2024-25 में FIH हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड के खिलाफ अपने एकल गोल के लिए पॉलीग्राफ, जो अगर कहा जाए, मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। जनरली क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति फर्स्ट इन अगर कहा जाए हो, उसकी पहचान हो कि भाई वो भारत में पहला है या किसी राज्य में पहला है,
तो उस पे प्रश्न जो है वो अच्छा बनता है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें जो है वो अच्छा क्वेश्चन जो है वो पंच होता ही है या बन ही जाता है। तो वहां उस नजरिए से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकता है, बाकी जो है वो नहीं बन सकता। यहाँ फोर्थ वन लाइन का है, फोर्थ बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो भारत। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में आप हमेशा ध्यान रखिए। देखो, जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ने का दो तरीके हैं। एक कि उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन तैयार करें, दूसरा कि उससे रिवीजन करें। एक होता है कि कोरिलेट करें, दूसरा रिवीजन करें। जैसे आपको यहाँ पर आपने आ गया फोर्थ बिम्स्टेक, अब यहाँ पर दिख रहा है कि भारत में चक्रवातों और बाढ़ के लिए चौथे बिम्स्टेक आपदा, तो आपको एक तो यहाँ पर हो गया कि यार भारत बिम्स्टेक का मेंबर है। दूसरा, फिर आपने जो अगर कहा जाए कि इसको इमेज करी अपनी, कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है, कब आया? तो आपको पता चला कि अच्छा ये 1997 में इसके लिए पहली बार इन्होंने अप्रोच बनाई। और फिर इसमें जो अगर कहा जाए देश जुड़ते चले गए, और कई सारे जो अगर कहा जाए देश इसका हिस्सा जो है बने। आज की स्थिति के अंदर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल जो है वो आपको कंट्री मुझे लगता है कि याद ही रहेगा। जैसे बांग्लादेश आपको याद रहेगा, म्यांमार आपको याद रहेगा, श्रीलंका आपको याद रहेगा, थाईलैंड आपको याद रहेगा, ठीक है, इंडिया आपको याद रहेगा। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में नहीं है, लेकिन बे ऑफ बंगाल से लिंक, मतलब उनका उसका इन्फ्लुएंस उन पे पड़ेगा, जस्ट लाइक भूटान और नेपाल। तो बिम्स्टेक अगर आप जब भी पढ़ते हैं, यानी यहां पर आपने क्वेश्चन देखा, आपने रिवीजन किया कि यार मेरे को क्या मतलब, आज ही आप अपने आप से बात करो कि इसको स्क्रीन को रोककर आप सोचो कि क्या अगर मुझसे कोई पूछ ले कि यार बिम्स्टेक के 5 मेंबर बताओ, तो क्या मुझे एकदम याद आ रहे हैं? क्या मुझे उन मेंबर्स में याद आ रहा है कि नहीं नेपाल भी एक मेंबर है, उन मेंबर्स में याद आ रहा है कि भूटान भी एक मेंबर है, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, ये तो याद आ ही जाएंगे। क्योंकि बे ऑफ बंगाल, अगर हाँ बिम्स्टेक का फुल फॉर्म नहीं मालूम तो गई भैंस फांसी पानी में। तो ये एक बेसिक है यहाँ पर। अभी तो बांग्लादेश के पास इसकी चेयरमैनशिप है बिम्स्टेक की, इस समय 2025 में न्यूज में भी है, चर्चा में भी रहता है। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे जो अगर कहा जाए केबल स्टैंड जो है वो अगर कहा जाए सिंगडुल पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में। जो स्क्रीन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा सा ही क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में भारत के दूसरे जो अगर कहा जाए केबल स्टैंड जो अगर कहा जाए सिंगडुल पुल का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर आपको दो दो क्वेश्चन जो है वो लिंक। पहला, यहाँ पर अगर कहा जाए कि ये क्वेश्चन, तो एक तो ये लिंक हो गया। दूसरा, इंडिया जो अगर कहा जाए सेकंड को हटा दो यहाँ पर, इस प्रश्न में से आप जो अगर कहा जाए, क्योंकि अब जब सेकंड आ गया तो फिर दिमाग में अभी कितनों को याद है कि फर्स्ट क्या है? यहाँ पर ये सेकंड को यहां से हटा दो यहाँ पर, और उसकी जगह जो है वो फर्स्ट लिख यहाँ पर। तो इसके आगे ये जगह का नाम हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो सेकंड वाले को लिंक कर लेगा। ये हमने यहाँ से एक इंटरनेट पर सिंपल सर्च किया। तो अब आपको जो अगर कहा जाए ये दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज ओपन टुडे 2024 में अगर कहा जाए सिग्नेचर ब्रिज टेक्निकली डैश डैश गुजरात, टोटल लेंथ इज 4 डैश 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 मीटर। ये आपको जो है वो मिला इंडिया लॉन्गेस्ट। और भी बहुत सारी जो अगर कहा जाए ये आपको कई सारे क्वेश्चन जो है वो 2024 के जो है वो मिल गए। जैसे ये द हिंदू का मिला, पीएम मोदी इनॉग्रेट द केबल स्ट्रेट जो अगर कहा जाए सुदर्शन सेतु यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे जो अगर कहा जाए प्रश्न मिल जाते हैं। तो हमें ये बात समझ पड़ती है कि अच्छा ये प्रश्न जो है अगर कहा जाए कि किसी दूसरे प्रश्न को भी रिवाइज कराता है, जो आ रहा है वो तो है ही है। हाल ही में भारत में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पारंपरिक ये भारत है ना। ट्रेडिशनल वाली बात आएगी तो खुद ही जानते हो यार कि इंडिया ही ट्रेडिशनल काम कर रहा है, बाकी देश ट्रेडिशनल चीजों को तो ऑलमोस्ट भूलते चले जा रहे हैं। तो इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसमें ये एक बेसिक जो अगर कहा जाए यहाँ पर है ना, ये ट्रेडिशनल जैसे लिखा हुआ है आज के पास बहुत सारा। आपको मालूम है कि बरसात में जो है वो अदरक की चाय पीने से सर्दी नहीं होगी? आपको मालूम है कि तुलसी की चाय पीने से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा? आपको मालूम है कि लहसुन का प्रयोग करने से हमारा ब्लड जो है वो एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है, स्कंदन रोधी, रक्त को पतला करता है, ब्लड थिनर्स होते हैं ना। आप तो एस्प्रिन खा रहे हो रक्त को पतला करने के लिए, बट प्राकृतिक रूप से भी हमारे पास है, अदरक भी यही काम कर रहा है, लहसुन भी यही काम कर रहा है, ये प्राकृतिक है। ये पारंपरिक ज्ञान हमारा, इसको हमको सहेजना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जनरेशनों को तो याद ही नहीं रहे। तभी तो हम बोलते हैं ना दादी का नुस्खा। तो आने वाली जनरेशन, अब जो आने वाली जनरेशन है वो भी तो कभी किसी की दादी बनेगी, या वो भी किसी का दादा बनेगा, तब वो क्या नुस्खे देगा यहाँ पर?
तब वो इश्यूज जो है वो आते हैं। तो हाल ही में भारत के किस राज्य ने जल प्रौद्योगिकी पार्क, एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया? इसमें असम याद रखना है, कोई काम का नहीं। मैंने क्या बोला, हमेशा किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक का दो पैटर्न होता है। एक के वन लाइन याद करके छोड़ दिया कि हाँ भैया ये एक्वाटेक पार्क हाल ही में, क्योंकि ये 2 4 6 महीने 8 महीने क्वेश्चन न्यूज में रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो है वो गायब हो जाए। फिर जो अगर कहा जाए, हाल ही में जो अगर कहा जाए कि किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता? ये क्वेश्चन झारखंड ने जीता सब जूनियर महिला हॉकी। ये भी वन लाइन का, ये अगले 6 महीने तक जो अगर कहा जाए क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है, बाकी इसका कोई वेटेज जो है वो नहीं। ये वाला प्रश्न आपको आ सकता है। ये 2 3 तरह से आ सकता है। दुनिया के सबसे उम्र दराज धावक फौजा सिंह का नाम को किस नाम से जाना जाता है? तो टर्बन टॉर्नेडो उनको कहा जाता है, यही प्रश्न आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर पीटी उषा को जब भी हम बात करते हैं तो उनको पायोली एक्सप्रेस के नाम से ही जाना जाता है। ऐसे ही जो अगर कहा जाए कि उनको टर्बन टॉर्नेडो कहा जाता था। तो जब मैं उन अपने मतलब ऑनलाइन बैच वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला कि भाई, जिस एज में उन्होंने मतलब मैराथन के लिए सोच बनाई, उस एज में लोग जो है अपने पूरे जीवन से रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो मैंने बताया, फिर उस बहाने मैंने बताया कि मैराथन की लंबाई कितनी होती है, हाफ मैराथन की लंबाई कितनी होती है। दोनों टॉपिक जो अगर कहा जाए, मैं मैराथन टाइप करूंगा आपको मेरा प्लेस दिख जाएगा कि मैंने काम किया उस पर। तो मैंने अपने बच्चों को बताया कि कम से कम आपको, चूंकि अभी वो व्यक्ति, वो तो मैराथन दौड़ा करते थे, लंबी लंबी रेसें जो है, अगर कहा जाए कि उन्होंने दौड़ी, तो कम से कम मैंने कहा आप ये तो याद रखो कि मैराथन की लंबाई कितनी होती है, जो अगर कहा जाए हाफ मैराथन की जो लंबाई कितनी होती है। तो जैसे ही मैंने जो है वो मैराथन की लंबाई 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज बोला, कि भाई जो अगर कहा जाए 26 माइल 385 जो अगर कहा जाए यार्ड इसकी लंबाई होती है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुके हैं। मैंने कहा यार कब आया, मेरे को भी याद नहीं था। फिर उसने स्क्रीनशॉट भेजा कि सर किसी साल, अब मैं अभी भी मुझे याद नहीं कि वो कौन से साल का स्क्रीनशॉट भेजा था उसने। कि सर ये देखिए, ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि जो मैराथन है उसकी लंबाई जो कितनी होती है, और इसमें जो अभी अपन बात कर रहे हैं कि ये 26 माइल 385 यार्ड जो अगर कहा जाए ये दिख रहा है। मैंने कहा हाँ यार ये वाला प्रश्न तो आया। तो अभी हमारे लिए यहाँ पर यह है, इससे हमको ये बात समझ पड़ती है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो लिखा है टर्बन टॉर्नेडो नाम से मशहूर फौजा सिंह का यहाँ पर, और उनके बारे में पूरी जानकारी आपने पढ़ी जो। और बहुत अंदर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सीडेंट हो गया, हिट एंड रन वाला केस था, वो हम कहें कि कौन पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, वो अभी एग्जाम के लिए उतना रोल नहीं प्ले। ओवरऑल के लिए जो है वो हमको पता होना चाहिए। वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 सिंगापुर में चल रही है ना? जब ये फाइनल हो जाएगी तब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि किस देश ने कहा कितनी रैंक। तो 11 जुलाई से 22 अगस्त के बीच ये रनिंग है, चल रही है। उसी की वेबसाइट पे ऐसे लिया गया है पोस्टर ये, वर्ल्ड एक्वाटिक्स चैंपियनशिप सिंगापुर 2025। एक लाइन के लिए याद रखिए, आपको याद रखना है। कलिंग पुरस्कार जो अगर कहा जाए, ये धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला। इसमें 3 4 चीजें जो है वो काम की कलिंग पुरस्कार में। पहला तो राष्ट्रपति ने आदि कवि सरला दास की जयंती पर, तो अभी हमको समझ पड़ा कि चूंकि ये पूरी प्रक्रिया उड़ीसा में, तो आदि कवि सरला दास का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से, गुजरात से, जो अगर कहा जाए बंगाल से। अब सरला दास लिखा तो पता चले बंगाल में रहा है तो उड़ीसा भी उसी से लगा हुआ है, लेकिन तो टेक्निकली हमको ये पता चला कि उनका जयंती समारोह था। और उसमें जो अगर नीचे लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग पुरस्कार 2024 से जो है वो सम्मानित किया गया। यहाँ पर 2020 के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उस पॉलिसी को साइंस टेक्नोलॉजी के साथ लिंक कर कर स्किल एजुकेशन को जो अगर कहा जाए बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफी काम किया। ठीक है, यहाँ पर एज ए पॉलिटिशियन जो अगर कहा जाए कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो मतलब हम मान सकते हैं। संभवतः यही बात को लेकर हमने जो है वो कलिंग जो है वो प्राइस के साथ इसको जो है वो चीजों को लिंक किया। एक्चुअल कलिंग प्राइस के बारे में आपको दो चीजें बता दूं। कलिंग प्राइस दो चीजों से लिंक है। एक इसमें कंट्रीब्यूट करता है यूनेस्को, और दूसरा इसमें जो कंट्रीब्यूट करता है उड़ीसा में एक फाउंडेशन है, कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट। दोनों मिलकर जो अगर कहा जाए ये अवार्ड्स जो है वो देते हैं। मतलब दोनों फाउंडेशन की जो अगर कहा जाए इसमें एक रोल होती है कलिंग पोस्ट, यानी ये आपको कई बार जो है वो अगर कहा जाए ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं यहाँ पर, कि वो जैसे आपसे सिंपल से पूछ लिया कि कलिंग प्राइज
यहाँ पर ये कलिंग रत्न है, कलिंग प्राइज। एक दिन एक बच्चा बोल रहा था, तो कलिंग जो अवार्ड है, खाली कलिंग अवार्ड है ना, कलिंग उसको वैसे तो अवार्ड नहीं बोला जाता उसको, मतलब आप इंटरनेट पे टाइप करिएगा कलिंग प्राइज यूनेस्को, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, कलिंग प्राइज यूनेस्को। यहाँ पर वो अवार्ड यूनेस्को और क्या बोलते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट का ही एक फाउंडेशन है, बीजू पटनायक ने उसको खड़ा करा था, उस फाउंडेशन के थ्रू जो है वो चलता है। और एक यहाँ पर आपको दिख रहा है कलिंग रत्न पुरस्कार, ये कहानी अलग हो गई, तो धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों बातें अलग अलग। हाँ, ये आप यहाँ पर एक सिंपल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं कह रहा हूँ दोनों में। कलिंग प्राइज यूनेस्को, प्राइस हो गया प्राइस की जगह, एक मिनट कर, खैर कनेक्शन कलेक्ट कर लेगा वो, इंटरनेट वाला जो है वो समझदार है इंटरनेट। यहाँ पर आपको यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, यह है यूनेस्को के ऊपर। और जब आप इसके ऊपर इसको पढ़ोगे, मतलब, तो एक सेकंड, अभी खुल नहीं रहा, खुल जाता है तो आप इसके आसानी से इसको पूरा पढ़ पाते। तो वो याद रखना, यहाँ ये आ गया, यूनेस्को कलिंग प्राइज फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल, जो अगर कहा जाए डैश डैश डैश, बाकी तो हमारे कोई काम का नहीं, ये पूरा लिखा हुआ, ये कलिंग प्राइज है। यहाँ पर आपको बकायदा जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस तरह से हम इसको देखें कि कलिंग प्राइज जो अगर वर्ड आ रहा है, तो उसमें यूनेस्को का जो है वो बड़ा एक रोल है, और उसमें जो है वो उड़ीसा का भी एक रोल है। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया, ये भी भुवनेश्वर में किया गया। गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या हो, कैसे हो, क्या चीजें हम उस पर कदम उठाएं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस भुवनेश्वर, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काम का है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 80 के प्रावधानों के तहत 4 हस्तियों को राज्यसभा में नामित किया गया, जिसमें उज्जवल निकम का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पहले देखो, यहाँ पर पहले तो है कि वो वकील है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि 4 हस्तियां जाएंगी राज्यसभा, ठीक है, ये नामित हुई हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में आपको बताऊंगा भी कि 80 के क्या प्रावधान है, और जो अगर कहा जाए कि 12 मेंबर को कैसे भेजा जाए। इन 4 में से आप उज्जवल निगम को ध्यान से देखेंगे, आपको याद होगा कि जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जो है वो एक स्पेशल कोर्ट भी बनाई गई, उनको कई बार धमकियां भी मिली, कई चीज हुआ, उनको पद्मश्री भी मिला। तो आपको दिख रहा है कि 1993 के बॉम्बे धमाके, गुलशन कुमार हत्या, ऐसे बड़े जाने माने केसों की वो पैरवी जो है वो कर चुके हैं। इसीलिए वो एक बहुत जाने माने वकील के रूप में उभर कर सामने है, बहुत ही। जैसे आज अगर हम भारत के अंदर कई लोगों के नाम सुनते हैं ना, जो क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिनका अभी निधन भी हुआ, बहुत ही फेमस एडवोकेट थे, अब किसी को याद आ जाएगा तो नीचे मैसेज कर सकते हैं। तो उज्जवल निकम जो है अगर कहा जाए इस कारण से, अब इसमें एक क्वेश्चन और हमारे काम का है। अगर हम 80 अनुच्छेद को केवल 80 के हिसाब से देखेंगे तो गड़बड़ होगा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन को रीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा ना। देखिए, अभी आपके लिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 खोला है, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर मैं नीचे चला गया यहाँ पर सीधे आर्टिकल 80। और उसमें ध्यान से देखिए, राज्यसभा की संरचना 80 क्लॉज 1 में का, उसमें कहता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुरूप नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले जो अगर 12 सदस्यों को इसमें जो अगर कहा जाए शामिल किया जाएगा। अब जो अगर कहा जाए वो दो प्रश्न बन गए। हमको लगता है कि राज्यसभा का कंपोजिशन, तो निश्चित रूप से वो पहले 238 वाली बात होगी, तो हम इस खा को का पे रख देते। आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, अगर कहा जाए 80 क्लॉज 1 A B, बच्चा सोचेगा यार पहले थोड़ी नॉमिनेशन वाली बात होगी, पहले जो नामित करने वाली बात थोड़ी होगी। तीसरा हमको दिख रहा है कि वो जो 12 मेंबर जाएंगे, या तो वो साहित्य से जाएंगे, या विज्ञान से जाएंगे, कला से जाएंगे, या समाज सेवा से जाएंगे। अगर मान के चलिए वो वकील हैं, तो वकील जैसी कोई कैटेगरी नहीं है। अवार्ड में भी पद्मश्री मिलता है, तो आपको कला, या तो कला के क्षेत्र में मिलेगा, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में मिलेगा, उसकी भी विधाएं हैं। तो हमें दिख रहा है कि साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से होना चाहिए इनको। ऐसे क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं कि 80 के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। 81 में जो अगर कहा जाए तो लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में,
लेकिन उसका ए जो है वो 12 मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड होंगे, ध्यान रखना, नामित बाय प्रेसिडेंट अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3। किस क्लॉज के तहत ये अगर कहा आ जाए उनको किया जाएगा, क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि भाई द मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट अंडर, जो अगर कहा जाए सब क्लॉज 1 क्लॉज 1, कंसिस्ट द पर्सन हैविंग द स्पेशल नॉलेज एंड practical experience in the respect of the such matter following, namely the literature, science, art, social work। यहाँ पर तो मतलब हम इस बात से जो अगर कहा जाए समझ पाते हैं, तो यही चीजें हैं। मतलब बाकी जो अगर कहा जाए कि हम सोचें कि कुछ और आ जाए, तो यहाँ तो जैसे आपको याद होगा एक बहुत ही फेमस भरतनाट्यम की डांसर थी जिनका नाम था रुक्मणी देवी अरुणेल। तो रुक्मणी देवी अरुणेल तो जो है वो डांसर थी, लेकिन वो राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, ये ध्यान रखें, कोई पूछे राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला का नाम क्या था, रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी को आर्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए लेके गए ना कि डांस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं, तो वो अपने को जो है वो याद रखना है। अगला, हाल ही में दूध के पैकेट्स में बायोडिग्रेडेबल पैकेट का उपयोग के कारण चर्चा में रहा नंदिनी मिल्क ब्रांड किस राज्य के मिल्क फेडरेशन का एक मिल्क ब्रांड है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपने अगर थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर से पढ़ते होंगे, तो जब कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे तो राहुल गांधी जी जो है वो नंदिनी के एक आउटलेट पे गए थे, इसके कारण नंदिनी ब्रांड चर्चा में आ गया था। उसमें ये भी विवाद चल रहा था कि इसको बेच देगी सरकार, किसी दूसरे को दे देगी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे। कभी आप देखोगे कर्नाटक इलेक्शन एंड नंदिनी ब्रांड तो आपको मिल जाएगा, जाना माना ब्रांड है। जैसे गुजरात से अमूल को पहचान मिली, मध्य प्रदेश से सांची को पहचान मिली, ऐसे कर्नाटक से नंदिनी को जो है वो पहचान मिली। इन लोगों ने क्या किया कि प्लास्टिक जो अगर कहा जाए को अवॉइड करने के लिए, एनवायरमेंटल नुकसान है, तो मक्के आदि से जो अगर कहा जाए बने स्टार्च से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के जो अगर कहा जाए पैकेट तैयार किए, और इसमें अब ये दूध की सप्लाई करें, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और 6 महीने में गलकर ये खुद जो है वो बायोमन्यूर या जैविक खाद जो है बन जाएंगे, यानी एक बायो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मुझे लगता है। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो अगर कहा जाए 2 लाख पैकेट दिए जा रहे हैं। भाई पायलट प्रोजेक्ट इसलिए कि देख रहे हैं कि कहीं सूज तो नहीं आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट जल्दी खराब तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज अगर ये अच्छा हो जाएगा तो ऐसे इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। जब मील का पत्थर साबित होते हैं तो प्रश्नकर्ता के लिए भी मील का पत्थर साबित होते हैं। क्यों पूछेगा, नंदिनी ब्रांड अभी हाल ही में चर्चा में रहा, नंदिनी ब्रांड किस राज्य का है। या उल्टा करके पूछ लें कि भारत के किस जो अगर कहा जाए मिल्क कंपनी के द्वारा या दुग्ध उत्पादन समूह के द्वारा बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स का इस्तेमाल मिल्क सप्लाई के लिए किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, 16 से 19 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव किस देश की यात्रा पर थे। इस पे ना आप कहोगे सर क्या तो बच्चों वाला क्वेश्चन दिया। अब इस प्रश्न की कहानी समझिएगा। मुख्यमंत्री जी गए वहां वैश्विक संवाद 2025। आप में से कितनों को मालूम है कि वो कौन सा महीना था जिसमें मुख्यमंत्री जी जापान की यात्रा पर गए थे। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या हम और आपको मालूम है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे? नहीं। ये क्वेश्चन आपको कॉपी के अंदर आईएमपी की डेफिनेशन में रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जब समय निकल जाता, अभी आपको 1 महीने 2 महीने खूब याद रहेगा स्पैन, हाँ मैड्रिड गए ना, बार्सिलोना गए, वहां पर ये हुआ, क्योंकि काफी कुछ पेपर में आ रहा है। लेकिन 6 महीने साल भर के बाद ये क्वेश्चन जब पुराना हो जाता है, तब ये क्वेश्चन जो है वो अपना कमाल दिखाता है। अगले साल के इकोनॉमिक सर्वे में ये क्वेश्चन जगह बना लेगा। जैसे लास्ट ईयर जब वो जापान गए थे, तो वो क्वेश्चन जो अगर कहा जाए जापान का इवेंट का इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में जगह दी गई है। तो आप सोचो कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, छोटे हैं, वर्तमान संदर्भ के एग्जामों के लिए सरल हैं, लेकिन 2026 में पीएससी का एग्जाम दे रहे हो तब तो जो है वो अगर कहा जाए आपको तकलीफ जो है वो देगा ही देगा। ठीक है, तो वहां के लिए आप याद रखिए एआई जो है वो एस्पिरेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, 16 जुलाई, 1 लाइन का आपको याद रखना हो तो रखिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा। हाल ही में हाइड्रोकार्बन मिलने के कारण चर्चा में रहा नामरूप बोरहट नामक स्थान किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहले तो है कि ये असम में है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, डिब्रूगढ़ के पास ही ये वही जगह डिब्रूगढ़ जहाँ जिसके पास से डिगबोई नाम की जगह से डिब्रूगढ़ में 1867 में भारत में पहली बार पेट्रोलियम खोजा गया, 1867 की बात है ये। और उसके बाद से वो चीज चर्चा में आ गई।
फिर भारत में कई जगह कहा जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कई सारे जो है वो जगहें हमारे चर्चा में आई। जैसे आप गुजरात चले जाओ तो अंकलेश्वर, उसके अगर आप महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र जाओ तो वहाँ पे बॉम्बे आई है। राजस्थान चले जाओगे तो वहाँ पर ऐश्वर्या मंगला जैसी फील्ड है। आंध्रा चले जाओगे तो वहाँ केजी बेसिन है। और कुछ नाम तो ऐसे अजीबोगरीब हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अगर आप अशोकनगर फील्ड जाओगे तो वो, आपकी अशोकनगर जो फील्ड है, ऑयल फील्ड है, वो पश्चिम बंगाल में। नाम में जो अगर कहा जाए कि अशोकनगर से ऐसा लगता है कि कहीं जगह, और ये मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए खासकर, अशोकनगर पढ़ ले तो दिमाग में लगा अरे अशोकनगर जो अगर कहा जाए मतलब मध्य प्रदेश में ही कहीं जो अगर कहा जाए होगी, नहीं। अशोकनगर का मतलब है जो है वो कि वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की एक और जगह है, उसका नाम है पन्ना मुक्ता। तो पन्ना मुक्ता, हो सकता है कि पन्ना ऑयल फील्ड ही पूछ ले, है ना, मुक्ता हटा दे, कोई समझदार रहते हैं। बम्बई के पास पड़ती है, बॉम्बे हाई है ना, उसी के पास एक नई ऑयल फील्ड है जिसका नाम है पन्ना मुक्ता। यहाँ पर ऑलरेडी बॉम्बे हाई तो वहाँ ही। तो अब हमें समझ पड़ा कि बॉम्बे हाई, पन्ना मुक्ता, ये मैंने क्यों बताया, आपने रिवीजन कैसे करना है, चीजों को रिवीजन कैसे करना है आपको। अभी आपको डिब्रूगढ़ देखा तो आपका दिमाग आना चाहिए कि अगर कहा जाए कि भारत में पहली बार ऑयल किस साल निकला, ये अगर आपको याद नहीं है तो एग्जाम वाला आपका दिमाग खराब कर देगा, है ना। ऑयल प्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, आप देखेंगे तो बकायदा आपको पीआईबी या उस पे प्रेस रिलीज पे जो है वो मिल ही जाएगा। फिर 2000 सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन यहाँ पर कहाँ पर मनाया जाएगा, तो भारत में। पांडुलिपि में तो हम ही आगे हैं यहाँ। तो भारत सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ होगा उस समय। पांडुलिपियों को बनाने के लिए भोजपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों को भी ये भी कंफ्यूजन है कि भोजपत्र का जो पेड़ होता है उसकी पत्ती से पांडुलिपि मतलब लिखा जाता है, तो उस पर नहीं भैया। उस पेड़ की छाल जो होती थी वो खराब नहीं होती थी भोजपत्र की। ज्यादातर आपका कश्मीर वैली के आसपास भोजपत्र बहुत मिलता है। जिस जगह पर मिलता है वो जगह बाद में भोजपत्र से ही भुर्ज नाम से फेमस हो गई, और भुर्ज से ही खंडित होते हुए बुर्ज में कन्वर्ट हो गई। और बुर्ज हो, आपको याद होगा कभी आपने कश्मीर वैली के अंदर जो पिट हाउस होते, जमीन के नीचे के मकान, उसमें बुर्ज होम का नाम बहुत सुना होगा। कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले, पिट हाउस के साक्ष्य मिले, बुर्ज होम के बहुत सारे। वो बुर्ज भुर्ज यहाँ पर अगर कहा जाए भुज से आए। तो कई बार सोचते हैं ना कि यार पांडुलिपि, मैंने कहा पत्ते के ऊपर लेगा, नहीं सर, वो छाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बार्क का, उसके से तैयार कर रहे हैं। याकटेन, जिसे भारत का पहला डिजिटल गांव घुमंतू गांव घोषित किया गया, वन लाइन, समझने वाला नहीं है कुछ भी। सिक्किम के याक जगह याकटेन को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव, बस इतना ही याद है। कुछ जो अगर कहा जाए कि काम का नहीं है यहाँ पर, कि याकटेन को इस तरह से विकसित किया गया है कि यहाँ उन लोगों की मेजबानी कर सकता है जो प्रकृति के बीच रहते हुए दूसरे काम करना चाहते हैं, है ना। जस्ट लाइक आपको अपने ऑफिस के काम करना है, ऑनलाइन क्लास करना है, ये सब चीज़ों को करना है यहाँ पर। विंबलडन, अभी विंबलडन के रिजल्ट्स हैं। मैंने हमेशा कहा कि विंबलडन या इस तरह के जो इवेंट्स हैं चारों ग्रैंड स्लैम में, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, विंबलडन हो, फ्रेंच हो, चाहे वो अमेरिकन, जनरली आजकल वो क्वेश्चन किसने जीता इसकी जगह वो पूछने लगे हैं कि ये खिलाड़ी किस देश से है। जैसे ये अभी आपको देखा है कि ईवा स्वियातेक ने इसको जीता है। आपको कितनों को मालूम है कि वो स्पेन से हैं, पोलैंड से हैं, जर्मनी से हैं, रूस से, ये तो पता होगा कि उन्होंने जीता, लेकिन कितनों को मालूम। प्रश्न, और जो न्यूज़पेपर होते हैं वो इस बात को लिखते हैं। तो यहां अगर आप देखो ध्यान से, क्या लिखा है कि प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन के 138वें संस्करण में महिला खिताब सिंगल कैटेगरी का खिताब पोलैंड की, वहाँ पोलैंड लिखना जरूरी है ना, वो नहीं लिखता, ईगा जो है वो स्वातेक ने जो है वो जीता। 24 वर्षीय स्वातेक ने फाइनल में अमेरिका की अमांडा जो है वो को जो है वो एक तरफा से हराया। दोनों ही बात में उन्होंने लिखा अमेरिका, और अगर कहा जाए स्पेन, दोनों ही, सॉरी, पोलैंड यहाँ पर। सेम जो अगर कहा जाए पुरुष सिंगल में भी जो अगर कहा जाए ऐसे ही चीजें, पर अपने प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया पुरुष के हिसाब से। विंबलडन 2025 का पुरुष सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अल्करोज को हराकर 23 वर्षीय सिनर बने चैंपियन। अब यहाँ भी वही बात है जो अगर कहा जाए, ये अपने को समझ पड़ता है कि प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का पुरुष सिंगल कैटेगरी का खिताब इटली के 23 वर्षीय खिलाड़ी जैनिक सिनर ने जीता। उन्होंने लगातार 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारोस को हराया। अब आपको कंट्री कितना याद रखना है वो आप समझ कर, कंट्री का जो अगर कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है। बाकी चीजों का भले ही नहीं है, लेकिन कंट्री का जो अगर कहा जाए
मतलब कुछ ना कुछ जो है वो इसमें बनते हैं यहाँ। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को निम्नलिखित में से किस एक का, चूंकि देखो ये एक तो दो प्रश्न है, एक तो एमपी कैडर की हैं तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो बन गया, दूसरा कि वो पहली महिला है, इसलिए दोनों ही चीजें यहाँ पर आ गई ना। सोनाली आरपीएफ की पहली महिला चीफ, ये पहला मध्य प्रदेश कैडर। तो अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एमपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना ही है। यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको आ ही सकता है। और ब्रिटिश इंडिया के दौरान सबसे हमारे सबसे पुराने अगर कहा जाए इंस्टीट्यूशंस में से है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सबसे पुराने इंस्टीट्यूशंस में से है। और ये पुलिस होने के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ ही काम करते हैं। आप जो है वो इस बात को याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चों की चीजें गलत होती हैं। जैसे अगर हम अर्धसैनिक बलों की बात करते हैं, जब भी हमने अगर कहा जाए अर्धसैनिक बलों की बात करी, तो हमने देखा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करते हैं, यानी गृह मंत्रालय के लिए सीधे काम करते हैं। जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इनको कभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये इनके लिए काम कर। लेकिन जब आप आरपीएफ में जाओगे तो वो भारतीय रेल के साथ जुड़ी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ जो है वो लिंक है। तो कभी भी आप आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करोगे तो उसमें भी आपको इंडियन रेलवे की ही कहानी मिलेगी, और कुछ नहीं। आप चाहो तो वहां से जाके उसका आरपीएफ का जो है वो हिस्ट्री पढ़ लो, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो पढ़ लो, तो आपको चीजें जो है वो समझ में आए। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है वो आजकल जो है वो बहुत पूछे जाने लगे हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को पहली महिला चीफ या हेड जो अगर कहा जाए वो मिली, उनका नाम है सोनाली। अब पूरा नाम याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, सोनाली मिश्रा। वो मध्य प्रदेश कैडर की जो है वो आईपीएस हैं। ब्रिटिश इंडिया के दौरान रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो अगर कहा जाए शुरुआत की गई थी, और फिर बाकी के कहानी मुझे नहीं लगता कि कुछ और हमारे लिए जो है वो काम के हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया ना, जस्टिस संजीव सचदेव, जस्टिस अतुल श्रीधरन। ये एक तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में तीनों जज हैं इस समय। ठीक है, जस्टिस अतुल श्रीधरन भी हैं, जस्टिस आनंद पाठक भी हैं, जस्टिस विवेक अग्रवाल भी हैं, लेकिन जस्टिस संजीव सचदेवा चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट हो गए। तो ये तो अब एक दिन पुराना प्रेस रिलीज जब बनाया गया होगा न्यूज हम, लेकिन इसमें हमको ये बात समझ पड़ रही कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट। अब आप में से इस जैसे ये क्वेश्चन आपको, अब जैसे करंट अफेयर्स को अपन लिंक करें, ये क्वेश्चन आपने देखा। अब हम में से कितनों को इस क्वेश्चन को देखकर ये याद आया कि वहां लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नव नियुक्त चीफ जस्टिस कल लेंगे शपथ। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रावधान कहाँ है, उनको शपथ कौन दिलाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है, तब हमारा दिमाग कितना चल रहा है। तब हमको जब हम ये पार्ट 6 पे जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि यार रिवीजन ऐसे काम आता है। ऐसे हो सकता है कि आप में से किसी को भी याद ना हो। हाँ, इतना जरूर आएगा कि यार 224 नंबर के आर्टिकल से जो अगर कहा जाए तो, सॉरी 214 नंबर के आर्टिकल से जो है वो हाई कोर्ट शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये लिखा ना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसकी पद की शर्त, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति से किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में जो राष्ट्रपति जो है वो करेंगे। ये पूरा आपने को जो है 217 में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों का प्रावधान क्या है 217 में। क्या आपका रिवीजन ऐसे होता है? आप सोचो कि क्या करंट से आपने इसको रिवाइज किया या नहीं किया? जैसे यहाँ लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, तो लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नामित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के तहत शपथ और प्रतिज्ञान यानी ओथ एंड एफर्मेशन लेना पड़ेगा। 219, यानी अगर मैं शेड्यूल 3 पढ़ रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें 219 आर्टिकल को लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से लिंक करता हूं, जैसे यहां पर आप 219 गए, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल पर चले आओ, हम चले गए थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में आप ध्यान से देखो, 75 नंबर में जिसकी शपथ है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली है, इस तरह से पूरा दिया हुआ है। इसमें आखिरी क्या लिखा है, 219। अब आपको अगर दिमाग खराब करने वाला आईएएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो पूछेगा कि तीसरी अनुसूची में इनमें से किस अनुच्छेद का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए 214, 188, आपने देखा यार शपथ का उल्लेख है, मैंने कहा यार 214 हाई कोर्ट है, अरे हाई कोर्ट की तो शपथ होगी, वहां भूल गए कि हाई कोर्ट की बात हो रही है, शपथ की बात हो रही है कि हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो ये चीजें क्या हो रही है ना, आजकल प्रश्न ऐसे जो आने लगे ना, ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाले होते हैं।
इनको हमको समझ में जो है वो आना चाहिए, बाकी जो है वो कुछ और नहीं। हाल ही में विद्युत विभाग द्वारा भारत में औद्योगिक ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए अदिति योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? ये आपको दिख रहा है, 15 जुलाई का प्रेस रिलीज है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई महत्वपूर्ण है या बहुत इसमें कुछ बड़ा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है यहाँ पर। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस यूरोपीय देश के साथ फिल्म को प्रोडक्शन के लिए एमओयू साइन किया? अभी आपको मालूम है कि गए कहाँ हम। ठीक है, अगर हम स्पेन गए हैं तो स्पेन के साथ ही हम करेंगे ना कि भाई आइए बनाइए फिल्म, हम भी हमारे यहाँ से भेजेंगे, आप भी आओ, दोनों ही करें डेवलपमेंट। हाल ही में चर्चा में रहा कंसाई, ये दुनिया में अद्भुत एयरपोर्ट है। इस समय कंसाई एयरपोर्ट से ज्यादा चर्चित एयरपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, ये पूरा समुद्र पे बसा हुआ। न्यूज में जो अगर कहा जाए इस समय इसलिए है क्योंकि ये लगातार धीरे धीरे नीचे धंस रहा है और खत्म हो रहा है। तो दुनिया में पूरी तरीके से पानी पर बना हुआ एयरपोर्ट है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। अभी ये इस कारण न्यूज में आ गया कि अब ये एयरपोर्ट अपनी जगह छोड़ रहा है। ऐसे भी जापान के अंदर मालूम है अर्थक्वेक और दुनिया भर की चुनौतियां तो बहुत हैं। तो अब चूंकि न्यूज में आ गया है तो आपसे पूछेगा कि कंसाई एयरपोर्ट अभी जो है वो किस देश में है, न्यूज में है, तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। मुझे लगता है इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पंच हो सकता है। तो बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल जैसे आनंद के ऊपर वाला आनंद है ना वो आ जाएगा अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। अभी ऑफर पे भी चल रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है इसके अंदर, और मैं बच्चों को गाइड भी करता हूँ व्यक्तिगत रूप से उनका व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। प्लानिंग तो वही है, सब कुछ कैसे करना है इसमें। दूसरा अगर कहा जाए कि किस नज़रिए से पढ़ना है, कुछ वीडियो इसमें फ्री भी हैं, आप देख सकते हैं तो समझ पड़ जाएगा। किसी एमपी के स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका भी कोर्स अवेलेबल है। आप BR एकेडमी की ऐप डाउनलोड करिए, इसी वीडियो के जस्ट नीचे लिंक मिलेगी। डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट बनाइए, मोबाइल नंबर से बनाइए व्हाट्सएप की जगह। और उसके बाद जब आप अकाउंट बनाएंगे तो नीचे एक स्टोर करके फीचर लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी कोर्सेज की। वहां से आप कोई भी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और एक बेहतर दिशा में जो है वो जा सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सबको। ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले, खूब उन्नति करिए, अच्छी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स मत समझिए, इसको जो अगर कहा जाए सब्जेक्ट समझिए। और अब आपको एक और नई चीज ला रहा हूँ, 5-5, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो डायरेक्ट आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए अभी इस वीक से शुरू कर रहा हूँ। आपके साथ सीधे बैठ के बात करूंगा किसी विषय के ऊपर। कोई भी विषय हो सकता है, मध्य प्रदेश के किसी चीफ मिनिस्टर के बारे में बात हो सकती है, हाई कोर्ट में कैसे काम हो रहा है, जजेस के पॉइंट। लेकिन मेरी एक उसमें ये रहेगी कि मैं ऐसे विषय पे बात नहीं करूंगा जो बेबुनियादी है, जो एग्जाम में प्रश्न पंच हो सकते हैं उन्हीं पे बात करूंगा, है ना। तो वो उसके लिए तैयार रहिए, मुझे लगता है कि वो काफी आपको हेल्पफुल भी होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन और अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। धन्यवाद आप सबको।